इंडियंस के अगेंस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज में हेट बढ़ रही है। 4 लफंगे प्लेन पर बैठ करके कहीं पहुंच जाएंगे और वहां जाकर ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे उन्होंने वो जगह खरीद ली है। हम भूल ही जाते हैं कि अंग्रेजों का यहाँ आना आज से 300-400 साल पहले, और हमारा अब यूरोप या अमेरिका जाना भाई बहुत अलग अलग बात है। हम वहाँ जाते हैं क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज बेहतर है हमारी यूनिवर्सिटीज से, बहुत बहुत बेहतर है। हम वहाँ जाते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है हमारी अर्थव्यवस्था से, और फिर हम वहाँ जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का हवा पानी बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ का जो समाज है कहीं ज्यादा उदार है। वहाँ कुछ बोल देने पे या कह देने पे कोई आपकी गर्दन काटने नहीं आ जाएगा। So there are some videos of travel vloggers foreign countries जाते हैं। टर्की वाले में वो बंदा है जो साइड में फ़ोन लेके एक टर्किश वुमेन के साइड में चल के लिटरली वो बोल रहा है कि भाई इसको मैं कहाँ दबोचूँ एंड ऑल, ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहा है वो। इंडियंस बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, प्लस हर जगह पे गंदगी मचा रहे हैं। देयर आर फ्यू वीडियोस विच इज़ गोइंग वायरल जहाँ पे वो लोग रास्ते में कचरा फेंक रहे हैं। ये फैक्ट्स हमें नहीं समझ में आते कि अभी हम खड़े कहाँ पर, एक बार समझ जाओ खड़े कहाँ पर हो। पर हवाई एक बुलबुला बनाकर उसमें कहना कि मैं ही विश्वगुरु हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। हम सचमुच विश्वगुरु नहीं बनना चाहते, हम बस दावे करना चाहते हैं बड़े बड़े। नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल लैक ऑफ सिविक सेंस के ऊपर है, इंडियंस का स्पेशली। अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस मैंने फ्लोट होते हुए देखे हैं यूट्यूब या फिर अदर सोशल मीडिया चैनल्स ऑल्सो। आई वुड लाइक टू ब्रेक इट इन 3 पॉइंट्स, जिसमें ना सो देर आर सम वीडियोज़ ऑफ ट्रैवल व्लॉगर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं एंड देन दे आर बिहेविंग लिटिल अब्यूसिव विद द गर्ल्स आउट देयर। एंड वो लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो भी निकाल करके उसको वो लोग दे पुट इट ऑन देयर सोशल मीडिया। तो वन वीडियो विच इज़ गोइंग वेरी वायरल, 2 वीडियोज़ एक्चुअली, वन इज़ फ्रॉम टर्की एंड वन इज़ फ्रॉम थाईलैंड। टर्की वाले में वो बंदा है जो साइड में फ़ोन लेके एक टर्किश वुमेन के साइड में चल के लिटरली वो बोल रहा है कि भाई इसको मैं कहाँ दबोचूँ एंड ऑल, ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहा है वो। एंड सिमिलरली फ्रॉम थाईलैंड। तो ये 2-3 ऐसे वीडियोज़ हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि वी आर नोन फॉर स्प्रेडिंग लिटर आउट एवरीवेयर। हम लोग मतलब अपना भी देश हम गंदा रखते हैं, हम अपने पड़ोस के भी एरिया को गंदा रखते हैं, और साथ में जब हम बाहरी देशों में जाते हैं तो हम वहाँ पे भी बहुत गंदगियाँ मचाते हैं, जिसकी वजह से दे आर कंप्लेनिंग अ लॉट। एंड बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर भी आते हैं जिसमें वो लिटरली बोलते हैं कि इंडियंस बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, प्लस हर जगह पे गंदगी मचा रहे हैं। देर आर फ्यू वीडियोज़ विच इज़ गोइंग वायरल जहाँ पे वो लोग रास्ते में कचरा फेंक रहे हैं। एक बहुत ही सैड वीडियो है जिसमें one person is shitting on the bus stop, so that's another case. And third thing is I want to understand like you know this हमारे जितने भी त्योहार हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत लाउड है, एंड मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो सब ठीक है, बट जिस तरीके से इनको सेलिब्रेट किया जाता है एंड एट द सेम टाइम हम उसी चीज़ को बहुत प्राउडली दूसरे कंट्रीज़ में भी जाकर के उतने ही शोर शराबा के साथ जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मतलब दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर देम एंड दे आर लाइक काइंड ऑफ डूइंग मास प्रोटेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे मास प्रोटेस्ट इमिग्रेशन को भी लेकर के हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबरों में हम जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वी क्लेम कि हम लोग विश्व गुरु हैं। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ कि हाउ कैन वी इम्प्रूव, हम एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो हम लोग शोर शराबा कर रहे हैं और साथ साथ में विदेशों में जाकर के गरबा करना हर जगह पे, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग बुर्ज खलीफा पे गरबा कर रहे हैं, फिर एयरपोर्ट्स पे लिटरली रिक्वेस्ट कर करके, जबकि उनको मना किया जा रहा है तो भी वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं और फिर करते ही हैं फाइनली। तो आई मीन ये जो हम प्राउड हैं अबाउट दीज कल्चर, जिसके बारे में हमें, जिसकी सही चीज़ की जगह गलत चीज़ पहुंच रही है। और ऐसा आपने पहले भी बोल रखा है कि भारत एक ऐसा देश है जो ज्ञान का एकदम पालना रहा है, यहाँ पे सारे ज्ञानी भी रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ऐसे काम कर रहे हैं जो लिटरली बदनाम करने वाली चीज़ है। तो पालना कभी रहा होगा, ये तो कुछ नहीं है इसमें, मतलब ताज्जुब की क्या बात है। आप सवाल किस दिशा से है? जिसकी आदत है अपना घर गंदा रखने की वो कहीं भी जाएगा गंदा रहेगा। हमारी उम्मीद क्यों है कि हम कहीं और जाएंगे तो दूसरा व्यवहार करेंगे। हाँ, कई दशकों से हमें एक मॉडल माइनॉरिटी के तौर पर देखा जाता था विदेशों में,
हम एसिमिलेट हो जाते थे, जिस जगह जाते थे उनके नियम कायदे सीख लेते थे, वहाँ पर जाकर उपद्रव नहीं करते थे, मार पिटाई नहीं करते थे, गुंडागर्दी नहीं करते थे, व्यवस्था से रहते थे, सलीके से। तो एक मॉडल माइनॉरिटी हमको कहा जाता था। पर वो सब इसलिए थोड़ी था कि हम भीतर से बदल गए थे। वो सब इसलिए था क्योंकि हम डरे हुए थे, क्योंकि हमारी गरज थी ज्यादा, क्योंकि हम अपनी नाजुक हालत जानते थे। वी वर कॉन्शियस ऑफ अवर फ्रेजाइल सिचुएशन, कि देश में बहुत गरीबी है और अब यहाँ आए हैं बाहर, तो एक मौका मिला है उस गरीबी से बचने का। अगर यहाँ हमने गड़बड़ करी तो कोई भविष्य नहीं है हमारे लिए। तो ये सब बातें पता थी। तो डर के कारण, और कह सकते हैं कि लालच के कारण, हम जरा सलीके से रहा करते थे। पर ज्यादातर लोगों का केंद्र थोड़ा ही बदल गया था। भीतर से तो जो हमने उल्टी पुल्टी आदतें और संस्कार और मान्यताएं सब जो पकड़ रखे हैं, भीतर तो वो मौजूद ही थे। और मौजूद ही नहीं थे वो, भीतर तो वो हावी ही थे। बस हम उनका बाहरी तौर पर प्रदर्शन नहीं करते थे कि प्रदर्शन कर देंगे तो कहीं बोरिया बिस्तर बांध करके हमें वापस हिंदुस्तान न भेज दिया जाए। तो थोड़ा हम डर के, संभल के, तमीज में रहते थे। अब इधर सोशल मीडिया का दौर है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर है। तो खासकर जो नई पीढ़ी है, जेनजी, वैसे तो उसको माना जाता है कि मॉडर्न नहीं, पोस्ट मॉडर्न है और ये सब बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिग्रेसिव निकल रही है, पिछड़ी निकल रही है दिमागी तौर पर, वो यही है, जेनजी ही है। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा व्यर्थ किस्म की कट्टरता और जिंगोइज्म कहाँ पाया जा रहा है, तो इसी पीढ़ी में मिल रहा है। क्योंकि ये पले बढ़े हैं सोशल मीडिया की खुराक पर। और सोशल मीडिया में कोई भी कंटेंट क्रिएटर आ जाता है, वो आपको बताना शुरू कर देता है कि ये पूरी दुनिया, अरे इसमें कोई दम नहीं है, हम ही सब कुछ है। और अगर आज ये पश्चिमी देश अमीर दिख रहे हैं तो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सब भारत का पैसा चुराया है। इन्होंने भारत का पैसा भी चुराया है, इन्होंने भारत का ज्ञान भी चुराया है, इसीलिए तो ये इतने अमीर हो गए हैं। अभी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, पैसा तो उन्होंने चुराया है, ये निश्चित रूप से चुराया है। और कितना चुराया है इसकी साफ साफ गणना भी हो चुकी है। और जितना उन्होंने चुराया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने, जितना इन्होंने करीब समझ लीजिए 150 साल के दरमियान उन्होंने जो चोरी करी, उसकी आज जो कीमत होगी हम वो सब भी जानते हैं, वो सब हम जानते हैं। पर बात सिर्फ ये नहीं होती कि उन्होंने पैसा चुराया है, बात ये भी होती है कि अगर आज हमें वहां पर ज्ञान दिख रहा है तो वो ज्ञान उन्होंने हमसे चुराया है। वो सब कुछ हमारी किताबों में पहले से लिखा था। सारी जो मॉडर्न साइंस है, क्वांटम फिजिक्स से लेकर के सब एटॉमिक फिजिक्स से लेकर के कॉस्मिक फिजिक्स तक, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक जितनी बातें हैं वो सब हमारी किताबों में पहले थी, जो पश्चिम हमसे ले गया। देखिए, दो ही चीजें हैं जो पश्चिम में हमको दिखाई पड़ती हैं, तीन चीजें बल्कि। पहला पैसा, जो उनको हमसे बहुत अलग करती हैं, पहला पैसा। दूसरा ज्ञान, विज्ञान में। और तीसरा मानसिक खुलापन और उदारवाद, जो उनका एटीट्यूड है, जिसको हम उनकी संस्कृति कह सकते हैं। तो
पैसे पे तो ये हो जाता है कि अगर उनके पास पैसा है तो जितना भी उनके पास आज पैसा है, चाहे यूरोप चाहे अमेरिका, जो भी उनके पास पैसा है उन्होंने भारत से चुराया है। तो पैसे का ये हो जाता है। विज्ञान की जहां तक बात है, विज्ञान उन्होंने हमारी पुरानी किताबों से चुराया, हमारे पास सब मौजूद था, तो उसका ये हो जाता है। और जो उनकी संस्कृति है उसका ये हो जाता है कि उनकी संस्कृति तो वैसे ही घटिया है, हमारी तो वैसे ही आज भी श्रेष्ठ है हमारी संस्कृति उनसे। क्या संस्कृति है उनकी? घर की इज्जत होती है औरत और उसको बाहर निकलवा के काम कराते हैं, म्लेच्छ कहीं के। और देखो ये क्या है, बहुत ही बेकार लोग हैं, ये बहुत ही बेकार लोग हैं। तो इस तरीके से फिर क्या सिद्ध होता है? तीन चीजें हैं उनके पास जो हमसे भिन्न है। पहला, पैसा। तो पैसा तो सारा जितना भी अमेरिका का है, अमेरिका का जीडीपी भर नहीं, अमेरिका राष्ट्र का जो कुल पूरा एसेट होगा वो भी सब उन्होंने भारत से चुराया है। तो अगर उनके पास पैसा है तो ये और बड़ा इल्जाम है उनके ऊपर कि कितने बड़े चोर हो तुम, जितना ज्यादा पैसा है तुम उतने बड़े चोर निकले। अगर विज्ञान है उनके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो भी पूरा उन्होंने हमसे चुराया है। और अगर उनकी संस्कृति है, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ द फ्री, तो अगर उनकी एक उदारवादी और खुली हुई संस्कृति है, तो संस्कृति तो वैसे ही घटिया है, छी। उदारवाद के नाम पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसा कोई तरीका है? खासकर मतलब महिलाओं को लेकर के तो बहुत ही बुरी संस्कृति है उनकी, बहुत ही बुरी है। ना तो पर्दे में रखते हैं, हाँ, और घरों में खाना भी नहीं बनाती वो, बहुत ही गलत। तीनों बातें मिला करके फिर सिद्ध क्या हो गया? बहुत ही घटिया लोग हैं वहां, बहुत ही घटिया लोग हैं। और फिर बहुत ही घटिया लोग हैं तो पहले जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन होता था, ब्राउन मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन समझते हो? जब ये सब यहां से आए, अंग्रेज वगैरह, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, ये लोग आए थे, तो उन्होंने कहा ये सब असभ्य अशिक्षित लोग हैं, भूरे लोग, और इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, और ये पता नहीं क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। मैकॉले ने कहा था कि इनका जो पूरा ज्ञान है, वो हमारी लाइब्रेरी की किसी साधारण की सी शेल्फ में रखी दो चार किताबों के ज्ञान से भी कम है। बोले इनका जो पूरा ज्ञान है इस पूरे देश का, उपमहाद्वीप का सारा ज्ञान एक तरफ रख लो, और हमारी कोई साधारण सी लाइब्रेरी की कोई साधारण सी शेल्फ ले लो, उस पर दो चार किताबें ले लो, हमारा ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। तो जो बात उन्होंने कही थी, और फिर उन्होंने कहा कि व्हाइट मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन क्या कि एक ये जो व्हाइट मैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इन भूरे लोगों को सिविलाइज करे, इन्हें कुछ आता जाता नहीं, इन्हें कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। तो वैसे ही हमने ब्राउन मैन्स बर्डन अपने ऊपर ले लिया है कि अब हम तुम्हारे यहां आ रहे हैं, तुम घटिया लोग हो, तो अब हम तुम्हें कुछ तौर तरीके सिखाएंगे। खासकर ये जो सोशल मीडिया यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर होते हैं, तो जो आपने बोला कि अगर तुर्की में है तो वहां पर अगर कोई महिला है तो उसको गाली वाली देंगे, पता नहीं किस बात पर दे रहे होंगे, मैं नहीं जानता, और उसको कहेंगे कि आओ अब हम तुमको कुछ संस्कृति सिखाते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये सारी बात कह कौन रहे हैं? जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो वो नहीं जानते कि एक्चुअली कितनी वेल्थ का ड्रेन हुआ था भारत से ब्रिटेन को, वो नहीं जानते। बस उन्होंने उन्हें पता है ऐसे, हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज आए सोना ले गए। ये कुल मिला करके इकोनॉमिक्स का उनका पूरा ज्ञान है। दूसरों अपनी इकोनॉमिक्स बताओ, हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज आए, सारी चिड़िया सोना सब, ये उनकी इकोनॉमिक्स है, ये पूरी उनकी थीसिस है। इस पर इनको डॉक्टरेट अवार्ड हो जानी चाहिए। लेकिन ये बात मन में तो बैठ ही गई है कि हम विश्व गुरु ही नहीं, हम विश्व सेठ भी थे।
और ये सब आए और हमारा सारा पैसा लूट गए। अब ये लूट गए तो जब उनके यहाँ जाएंगे तो उनको गाली देंगे ना, उनको गाली देंगे। और इनको ज्ञान वगैरह तो कुछ आता ही नहीं है, इन्हें क्या पता, ज्ञान तो सारा हमें है। और ज्ञान माने अभी आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही, ये साइंस टेक्नोलॉजी सब ये क्या जानते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट हमसे पूछो, प्राचीन काल में हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ सब कुछ प्राचीन काल में होता है। आप कहीं भी कोई मंदिर वगैरह बनता देखें, वो बनेगा उसके बाद उस पर लिख देंगे प्राचीन मंदिर। हमारे यहाँ सब प्राचीन है। मैं बड़ी झंझट में रहता हूं, प्राचीन माने क्या, कितना, 100, 200, 6 महीने। यहां तो 6 दिन पुराना भी प्राचीन है। क्या प्राचीन काल में हमारे पास सारा ज्ञान था, ये सब आए इन्होंने हमारी किताबों से ही तो चुराया, इन्हें क्या। तो कौन बोल रहा है ये, जिसको इतिहास में कुल इतना ही पता है कि प्राचीन काल में हम विश्वगुरु थे। इकोनॉमिक्स में क्या पता है, प्राचीन काल में हम सोने की चिड़िया थे। हिस्ट्री में क्या पता है, प्राचीन काल में हम विश्वगुरु थे। और ये बात फिर बोल रहा हूं, ये बात जो प्रौढ़ पीढ़ी है वो नहीं बोल रही, ये बात ये जवान लड़के बोल रहे हैं। और ये बात इनके भीतर घुसेड़ी किसने है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, इन लोगों ने। बहुत ही व्यर्थ तरीके का राष्ट्रवाद। वास्तविक राष्ट्रवाद क्या होता है ये तो इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। इन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर ये सब बातें पता है कि ऐसे करना होता है। और संस्कृति, संस्कृति में तो फिर हमसे आगे है ही कौन। इनका कल्चर खराब, इनका खाना खराब, इनका सब खराब, सब बेकार है इनका। तो फिर वहां पर जाकर के एक एग्रेसिव एसर्शन रहता है अपनी आइडेंटिटी का। और ये अभी शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों से, पहले नहीं था। पहले तो मैंने जैसे कहा मॉडल माइनॉरिटी माने जाते थे कि ये जहां जाते हैं वहां शांतिप्रिय तरीके से समाज को आगे बढ़ाते हैं, लोग पसंद करते थे भारतीयों को। इन जनरल जितने भी विदेशी समाजों में गए थे भारतीयों को पसंद किया जाता था, और भारतीय समृद्ध भी बहुत थे। मेरे ख्याल से अमेरिका में अभी भी सबसे समृद्ध जो एथनिक ग्रुप है वो भारतीयों का ही है अभी भी, या तो सबसे या नंबर 2 पर होगा। पर अब क्या है, अजी हाँ इनको तो हम संट कर देंगे, ये जानते क्या है। दिक्कत बस ये है कि जब वो यहां आए थे तो वो ताकत के साथ आए थे, और बहुत बड़ी ताकत थी उनके पास। इतनी बड़ी ताकत थी कि उतनी दूर यूरोप से बिना बिजली के, बिना डीजल पेट्रोल के और बिना स्टीम इंजन के वो भारत तक आ ही नहीं गए थे, यहां जीत भी लिया था। वो यहां पर पहले आए व्यापारी बनकर और फिर विजेता बनकर, वो ऐसे आए थे क्योंकि उनके पास विज्ञान की ताकत थी, पहले से थी, यहां आने से पहले से थी उनके पास, उनका विज्ञान था। और उनके पास एक संस्कृति थी जो कहती थी बाहर जाओ, देखो, समझो, तभी वो इतनी दूर यात्रा करके यहां आए। इसके उलट हम जब जाते हैं यूरोप या अमेरिका तो हम कैसे जाते हैं, और ये तथ्य हम बार बार भूल जाते हैं कि वो यहां कैसे आए थे और हम वहां कैसे जाते हैं। हम कैसे जाते हैं, हम जाते हैं उनके बनाए हवाई जहाज में, उनकी कंपनियों में नौकरी मांगने, उनकी यूनिवर्सिटीज में सीट मांगने। हम भूल ही जाते हैं कि अंग्रेजों का यहां आना आज से 300-400 साल पहले, और हमारा अब यूरोप या अमेरिका जाना, भाई बहुत अलग अलग बात है। हम वहां जाते हैं क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज बेहतर है हमारी यूनिवर्सिटीज से, बहुत बहुत बेहतर है। हम वहां जाते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है हमारी अर्थव्यवस्था से। और फिर हम वहां जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि वहां का हवा पानी बहुत बेहतर है, क्योंकि वहां का जो समाज है कहीं ज्यादा उदार है। वहां कुछ बोल देने पे या कह देने पे कोई आपकी गर्दन काटने नहीं आ जाएगा। लेकिन ये आश्चर्यों में आश्चर्य है कि ये जो नई पीढ़ी निकली है इसका फैक्ट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको पता क्या है, बस यूट्यूबर
कोई यूट्यूब में भी तो फिर भी 20 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो डलेगा। इंस्टाग्राम 1 मिनट में ये इतिहास में पीएचडी हो जाते हैं, वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। 1 मिनट के भीतर इतिहास में पीएचडी हो जाते हैं। ये सब कुछ आ जाता है, ऐसे ऐसे फ्लैश कर रही होती है स्क्रीन। अब बस हो गया, सब समझ में आ गया इतिहास भर में क्या हुआ है। ट्रिपल डॉक्टरेट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर, तीनों में बिल्कुल इनको विशेषज्ञता हासिल है। और उससे भरकर ये फिर जाकर के हर जगह अपने आप को एसर्ट करेंगे। अब तुम एसर्ट करोगे तो फिर वही होगा जो हुआ है, आज ही आया है। कितना करा है H1B पर? $1 लाख करा है ना? हाँ, $1 लाख। वो कह रहे मत आओ, हम तुम्हें आने ही नहीं देना चाहते हो, आना है तो इतना पैसा निकालो। वो समय दूसरा था जब हमारे एक्सपोर्ट्स इतने कीमती होते थे कि हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोप के देश मर रहे होते थे, आपस में कॉम्पीट कर रहे होते थे कि इंडिया से जो ट्रेड लाइन से उन्हें कंट्रोल कौन करेगा। वो दूसरा समय था। आज हमारे एक्सपोर्ट्स की हालत है कि अमेरिका कहता है टैरिफ लगा देंगे, हमें तुम्हारा एक्सपोर्ट चाहिए नहीं। और जब हम तुम्हारा एक्सपोर्ट रोकेंगे तो नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। अमेरिका इतनी टैरिफ क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ नहीं आएगा तो और कई रिप्लेसमेंट्स हैं। तुम जो हमें एक्सपोर्ट करते हो वो एक्सपोर्ट चाइना से भी आ सकता है, पाकिस्तान से भी आ सकता है, बांग्लादेश से भी आ सकता है, वियतनाम से भी आ सकता है। वास्तव में हमारे एक्सपोर्ट रुके हैं तो इन सब देशों को फायदा हो गया है। बोले तुम जो एक्सपोर्ट कर रहे हो इतनी बड़ी चीज है ही नहीं, वो कोई भी और एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन हम तुम्हें जो दे रहे हैं डॉलर, वो तुम्हारे लिए बड़ी चीज है। और तुम्हें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है हमें एक्सपोर्ट करके, वो बड़ी चीज है, नुकसान तुम्हारा होगा। अमेरिका ने ये सब कैलकुलेशन करा, तभी वो फिर आकर के टैरिफ ठोक पाया। ये फैक्ट्स हमें नहीं समझ में आते कि अभी हम खड़े कहां पर है। एक बार समझ जाओ खड़े कहां पर हो, तो फिर वहां से आगे निकला जा सकता है, फिर वहां से उन्नति तरक्की हो सकती है। पर हवा हवाई एक बुलबुला बनाकर उसमें कहना कि मैं ही विश्व गुरु हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, अपना ही अपमान करवाना है तो करो ये सब। अब जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो अपने सब एम्प्लॉयज को बोल रही हैं कि अमेरिका से बाहर अभी चले मत जाना, नहीं तो वापस नहीं आने देंगे ये, और अगर बाहर हो तो 24 घंटे में वापस आ जाओ। ये तो हमारी हालत, कड़वा शब्द है पर कहना चाहिए, हैसियत है। यहां तक कि जो लोग अब बहुत बहुत सालों से वहां पर रह रहे हैं, पासपोर्ट भी उठा लिया वहां का, वो बेचारे भी कांप रहे हैं कि हमारा भी पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि उनका घर परिवार बच्चे कोई भारत आना नहीं चाहता। उन्होंने देखा है कि यहां क्या है वहां क्या है, लेकिन उसके बाद भी हम बदलना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते। हम सचमुच विश्वगुरु नहीं बनना चाहते, हम बस दावे करना चाहते हैं बड़े बड़े। बहुत बहुत मेहनत लगती है एक यूरोप या अमेरिका बनने में, बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ ये कहने से नहीं हुआ कि अरे ये तो लुटेरे थे, पहले जाके इन्होंने रेड इंडियंस का लैंड लूट लिया, उसके बाद जाके इन्होंने कॉलोनीज का पैसा लूट लिया, तो ये ऐसे हो गए हैं। हाँ, जो आप बोल रहे हो बात ठीक है, वो कहानी का एक हिस्सा है, पर कहानी का ज्यादा बड़ा हिस्सा ये है कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, रिसर्च करी है, इंस्टीट्यूशंस खड़े करे हैं। और इंस्टीट्यूशन सिर्फ हार्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं, सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस भी। उदाहरण के लिए डेमोक्रेसी हमारे यहाँ थी क्या? जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी होती तो क्या हम अंग्रेजों को यहाँ पर कदम जमाने देते? आज हम कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम लोकतांत्रिक थे क्या? तो लोकतंत्र भी हमने उन्हीं से इंपोर्ट किया है।
हमें अपनी कमजोरियां देखनी ही नहीं है, हमें ये कहना है हम जैसे भी हैं हम ही हैं। ठीक है, तुम ये कह सकते हो, देश के अंदर नारा लगा सकते हो, देश के अंदर तो वो पीटे जाएंगे मेरे जैसे लोग जो आकर के बताएंगे कि तुम ये जो कर रहे हो ये काम खोखला है। लेकिन यही काम जो तुम देश के भीतर कर रहे हो, नारेबाजी और छा जाना, यही काम करते करते तुम इस भुलावे में आ जाते हो कि ये काम बढ़िया है, तो तुम यही काम फिर जाकर विदेशों में करना शुरू कर देते हो, फिर बहुत बहुत पीटे जाते हो। फिर उसके वीडियो बनते हैं और आते हैं कि अरे देखो भारतीयों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बाहर गए हैं तो पीटे जा रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था कि गलतफहमी में रहो कि अमेरिका भी भारत है, और भारत में आकर के तुम बदतमीजियां कर लेते हो, गंदगियां कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बल्कि जो रोकने आए पुलिस उसको उठा ले जाएगी, क्योंकि तुम्हारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, तुम्हें रोका जाएगा। तो हम तो सेंटिमेंट के लोग हैं भाई। कोई कुछ भी बदतमीजियां कर रहा हो, आप उसको रोकने जाओ तो तुरंत हो जाएगा आपने इसकी धार्मिक भावनाएं आहत करी हैं, तुरंत आप पकड़े जाओगे। पर यही काम वो बाहर भी कर लेते हैं। रात में 2 बजे बहुत जोर जोर से लगा दिया डिवोशनल म्यूजिक, पुलिस पकड़ के ले गई। अब बाहर नहीं आने को हो रहे, बेल नहीं मिल रही, कह रहे हिंदुस्तान में तो ये करते थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी पुलिस को बुला ले, और कोई पुलिस को बुला ले तो अगले दिन वो घर में ना मिले, क्योंकि पुलिस को बुलाया उसने तो पुलिस उसी को उठा ले गई कि तू क्या कर रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट। लोग क्या अपने अब धर्म का सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते रात में 3 बजे? इतना ही तो किया है कि रोड ब्लॉक कर दी है सारी, इतना ही तो करा है कि ढन 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 कर रहा है, इतना ही तो करा है कि धर्म के नाम पर बिल्कुल अश्लील किस्म के गाने और नाच चल रहा है, यही तो करा है, इसमें क्या बुराई है? और तू शिकायत कर रहा है, चल तू अंदर चल। तो वही आदत लग गई है, सोचा पूरी दुनिया ही ऐसी है तो बाहर जाकर भी यही सब करना शुरू कर दिया। अब बाहर ये सब शुरू कर दिया तो अब खबरें आ रही हैं कि इंडियंस के अगेंस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज में हेट बढ़ रही है। और अगर इंडियंस के अगेंस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज में हेट बढ़ रही है तो हम इसके लिए भी वेस्टर्न सोसाइटीज को हेट कर रहे हैं कि ये सब रेसिस्ट हैं, और इंडियंस की जो सक्सेस है ना उससे जल रहे हैं। जलते हैं, हमसे जलते हैं, तभी तो हम जब वहां जा रहे हैं तो ये हमें हेट कर रहे हैं। थोड़ा तो जमीन पर आ जाओ, थोड़ा तो। 2 महीने के लिए इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो और अपनी पीएचडी सरेंडर कर दो। थोड़ा सा इस बात के लिए स्थान बनाओ कि शायद तुम हिस्ट्री में पीएचडी नहीं हो, कि शायद ये जो पॉडकास्ट्स में सब हिस्टोरियन बन के आते हैं इन्हें हिस्ट्री का कखगा नहीं पता है। ये जो हिस्टोरियन बन के आ रहे हैं किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? किस यूनिवर्सिटी के बताओ तो? किसी यूनिवर्सिटी के नहीं, हाँ वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बस। पर ये आते हैं और वहां पॉडकास्ट में बैठ जाएंगे और बिल्कुल इनको 4K 8K में रिकॉर्ड किया जाएगा और सामने वो बैठा होगा, वो ऐसे ऐसे करके इनकी बातें सुनेगा और आपको लगेगा कि ये, और उसका पॉडकास्ट का टाइटल दिया जाएगा द रियल इंडियन हिस्ट्री दैट वाज हिडन फ्रॉम यू, और आप कहोगे ये है असली हिस्ट्री। और वो तो 1 घंटे का फिर भी पॉडकास्ट होगा, उसकी 1 मिनट की क्लिप में आप पीएचडी हो जाते हो। एक मिनट की क्लिप में ये पूरा देश इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, आप बताओ हर चीज में, साइंस में पीएचडी करे बैठा है। जो बीए फेल है वो आके बता रहे हैं कि हमारे यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में, पुराणों में बहुत रिसर्च है। लल्लू लाल झुमटा कॉलेज से इनसे बीए नहीं पास हुई। ये 1 मिनट की इंस्टाग्राम की रील देखकर क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी हुए बैठे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पर ट्रेन के जनरल डब्बे में 8-10 को घेर करके ज्ञान दे रहे हो, सब ऐसे सुन रहे हैं वैसे ही। हो नहीं, सही बात है, सही बात है। देखिए, जो
क्वांटा है ना, देखिए क्व पट्टा, तो इसका संबंध कुंडलिनी शक्ति से है। शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी कि ये सब जो अभी नई पौध निकल रही है, इनमें से कोई नकल करके पास हुआ है, कोई ग्रेस मार्क से पास हुआ है, सीबीएसई इन सब ने अपने सिलेबस ऐसे कर दिए हैं कि परसेंटेज वगैरह होता नहीं, आसानी से पास हो जाते हैं। तो एकेडमिक रिगर कुछ रहा नहीं है, एकेडमिक रिगर कुछ रहा नहीं है, तो अपने इधर उधर से कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, उसी को ये साइंस मानते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स मानते हैं, और उसी को जाकर के फिर ये फॉरेन सॉइल पर असर्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर पीटे जाते हैं। मैं नहीं कह रहा वहां लोग दूध के धुले हुए हैं, वहां बिल्कुल रेसिज्म है, पर उनकी वो जाने, हम तो ये जानना चाहते हैं कि चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, हम उपद्रव कर क्यों रहे हैं और किस बिना पर। और हमारा जो उपद्रव है ये बिल्कुल खोखला है, हम कोई भगत सिंह राजगुरु वाली क्रांति थोड़ी कर रहे हैं। भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तब जाकर के वो क्रांति कर पाए। हम तो शोर मचाने वाली क्रांति कर रहे हैं, हम ये ओए, 4 लफंगे प्लेन पर बैठ करके कहीं पहुंच जाएंगे और वहां जाकर ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे उन्होंने वो जगह खरीद ली है। ये तो छोड़ो कि विदेशों में, भारत के अंदर ही जाकर देखो, गोवा में हमारे उत्तर भारत से खासकर जो लोग आते हैं उनका व्यवहार, सब नहीं करते, कुछ अच्छे अपवाद भी होंगे, पर ज्यादातर लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं जाकर, और जो गोवा की स्थानीय आबादी है उनसे पूछो कि उनका उत्तर भारतीयों को लेकर क्या मत है, नहीं पसंद करते, नहीं पसंद करते। बोलते हैं ये ऐसे ही जाते चलते जाएंगे और यहीं पे कहीं सड़क किनारे खड़े होकर के वहीं पे मैगी बनाना शुरू कर देंगे, फिर वहीं बैठ जाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, रैपर छोड़ेंगे, बियर की बोतलें छोड़ेंगे, बीच पर जाएंगे, बीच पर जाएंगे इसीलिए कि लड़कियां छेड़नी है। अब गोवा अपना है तो वहां के लोग बहुत ज्यादा फिर प्रतिकार नहीं करते, पर बाहर यही हरकत करोगे और फिर पीटे जाओ तो ताज्जुब क्या है। ये एक फैड बन गया है, सब हमसे नीचे गए हैं, क्या सब हमसे नीचे के हैं। और ये बात जब अपने आप को 100 बार बोलोगे ना, सब हमसे नीचे के हैं, तो खुद भी इस बात में यकीन करना शुरू कर देते हो, और जब खुद इस बात में यकीन आ जाता है तो फिर अपना व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है कि जैसे सब नीचे के हैं, सब नीचे के हैं, सब हमसे नीचे के हैं, तो अपना व्यवहार भी फिर वैसे ही हो जाता है। पूरी दुनिया हमारे इशारे पे चलती है। अभी ओलंपिक्स हुए, कुछ नहीं आया, चीन के 40 स्वर्ण थे, कुछ नहीं आया हमारा, तो मैंने डाला उस पर, मैं काहे को छोड़ू, इतनी लंबी चौड़ी बात। तो उस पे लोग बोल रहे हैं अजी हाँ हटाओ, ये ओलंपिक्स वगैरह तो ऐसे ही है, इनका मजाक है, कुछ नहीं ओलंपिक्स में। आईपीएल है ना हमारे पास, अमेरिका की मजाल आईपीएल में जीत के दिखाए, ये इनका जवाब है। बोल रहे हैं ओलंपिक्स तो ये गोरे लोगों का मजाक होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं दम, असली चीज आईपीएल होती है। अमेरिका से बोलो आईपीएल जीत के दिखाए, वो सीरियसली ये बात कह रहा है। खौफ, खौफ। और पाखंड ये कि यही लड़का अमेरिका जाने के लिए अपना हाथ कटाने को तैयार हो जाएगा, और अगर न मिले वीजा तो वैसे जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, डंकी और कबूतरबाजी वो सब करेगा, और फिर 100 तरह का अपमान झेलेगा,
जब अमेरिका से इनको डिपोर्ट करते हुए प्लेन आएगा और पूरे रास्ते प्लेन के भीतर भी हथकड़ी बांधकर बैठे होंगे। देखो, लाख बुराइयां हैं पश्चिम में, बिल्कुल हैं, और कभी मुद्दा छिड़ेगा पश्चिम की बुराइयों का तो करेंगे विस्तार में चर्चा। एक बुराई खोजेंगे तो उनकी 10 निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी। पर पहले जरूरी होता है अपने गिरेबान में झांकना। कि नहीं? वो भी ऐसा नहीं है कि जितने भारतीय हैं सबसे हेट कर रहे हैं। हालांकि हेट की खबरें अब हर तरफ से आ रही हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह से ये आ रहा है। ब्रिटेन जैसी जगह है जहां पर सबसे पहले भारतीयों ने जाना शुरू करा था, जब हमने भारत से बाहर निकलना शुरू करा तो ब्रिटेन उन पहले देशों में था जहां पर हम जा करके सेटल हुए। तो लगभग अब एक शताब्दी बीत चुकी है। जो पहले इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनकी एक शताब्दी होने को आ रही है, 1925 से 2025। ब्रिटेन तक में पहली बार जो एंटी इमिग्रेशन रैली निकली है उसमें भारतीयों का नाम लिया जा रहा है कि ये लोग यहां किस लिए आए हैं। ये खूब हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि वहां ऐसा नहीं है कि सभी भारतीयों से नफरत की जा रही है। इज्जत भी हिंदुस्तान को खूब मिली है बाहर, पर बाहर उन भारतीयों को इज्जत मिली है जो इज्जत पाने लायक हैं, बिल्कुल मिली है। जो जाकर के उनकी सोसाइटीज में कुछ वैल्यू एडिशन दे पाए हैं, उन्होंने उनको इज्जत भी दी है। जो वहां पर जाकर गंदगी मचाएंगे और धूम मचाएंगे उनको थोड़ी इज्जत दे देंगे। अगर वो इज्जत ना दे रहे होते, अगर वो अन्याय ही कर रहे होते, तो हमें ये फक्र करने का मौका कैसे मिलता कि इंडियन ओरिजिन के इतने लोग पॉलिटिकली पावरफुल हो गए वहां पर, या कि इतने कॉरपोरेशंस में टॉप पोजीशंस पर पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे ना वो। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति कोई पोजीशन पा रहा है तो इसका मतलब वहां बहुत सारे लोगों ने उसको वोट दिया है और गोरे लोगों ने ही वोट दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो तय करके बैठे हैं कि हमें इन भूरे लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना है। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन गंदी आदतें जगह बदलने से छूट नहीं जाती, और घटिया मान्यताएं पकड़ लोगे तो समय बीतने के साथ तुम्हें खुद ही अपने झूठों पर यकीन होना शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी खतरनाक हालत होती है। तुमने पहले झूठ पकड़ा, फिर उस झूठ को अपने से इतनी बार दोहराया कि वो झूठ तुम्हारे लिए सच बन गया, और अब उसी सच के अनुसार तुम्हारा व्यवहार हो गया। और अब उस व्यवहार पर जब किसी की प्रतिक्रिया आती है तो तुम दंग रह जाते हो कि अरे, मैं गंदगी ही तो फैला रहा हूं, ऐसा क्या हो गया। जो फिर भारत में रवैया रहता है कि अगर कोई लड़की कम कपड़े पहन के घूम रही है तो इसका मतलब ये खुद चाहती है कि हम इसे अप्रोच करें। तो वहां जाते हैं तो वहां तो खासकर अगर गर्मी आए तो सबने ही कम कपड़े पहन रखे होते हैं, तो ये हेलो हाय करने पहुंच जाते हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये गोवा में भी करते हैं खूब ये। वहां कोई इनको अगर मिल जाए गोरी तो उसके पास जाके, हे मैम, वन सेल्फी। और उसने हाँ बोला कि ना, पहली बात तो तुम हो कौन, ना नाम पता, ना तू कौन आ रहा, क्यों सेल्फी ले रहा है उसके साथ। इंतजार भी नहीं करते कि हाँ ना बोल रही हो, खड़ी हुई है, और खासकर अगर बिकनी में दिख गई तब तो उसका सेल्फी लेनी है। अब वो यहाँ आ गए हैं, नहीं बोल रहे हैं कुछ, पर्यटक बनकर आए हैं, पर यही काम उनके देश में करोगे। हाँ, बिल्कुल। अतीत में हम ज्ञान का पालना रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, पर ज्ञान पर यह देश अब चल कहां रहा है। हम तो अब भावना पर चलने वाले हैं ना, ज्ञान और भावना इकट्ठे थोड़ी चलते हैं।
हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हम सेंटिमेंटल लोग हैं, कुछ बोलना नहीं, हम सेंटिमेंटल लोग हैं। आपका सेंटिमेंट आपको मुबारक हो, दुनिया थोड़ी ही उसको सम्मान देगी। और बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है कि हम दोबारा हर क्षेत्र में दुनिया में चमकें, और ऐसा चमकें कि दुनिया को रोशनी दें और राह दिखाएं। बिल्कुल बनता है फर्ज हमारा, हमें करना चाहिए ऐसा। पर वो सब करना ध्यान का काम है और श्रम का काम है, नारेबाजी का काम नहीं है ना। वो सब शोर मचाने से नहीं होता, वो सब एकांत साधना से होता है। एक लंबे समय तक धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ते हैं, पब्लिक में, समाज में एक नए तरीके की सोच विकसित करनी पड़ती है, तब जाके कोई राष्ट्र आगे बढ़ पाता है। साइंस आगे बढ़ती है फैक्ट्स के एक्सप्लोरेशन से, और अगर समाज ऐसा हो गया है कि वो फैक्ट्स की जगह इमेजिनेशंस और सुपरस्टिशंस को महत्व देता है, तो बताओ उस समाज में साइंस आगे कैसे बढ़ेगी। जहां वैज्ञानिकों से ज्यादा आपको बाबाओं के नाम पता हो, जहां वैज्ञानिक विषयों पर भी बाबा लोग आकर के ज्ञान बांच रहे हो, वहां राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। इस समय पर आपको भारत के कितने शीर्ष वैज्ञानिकों के नाम पता है, या एकेडमिशियंस के नाम पता है, या इकोनॉमिस्ट्स के नाम पता है, बताइए। आपको पता है जो हमारे अच्छे से अच्छे हैं भी साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स वगैरह, वो सब अमेरिका में बैठे हुए हैं। यहां ना उनके लिए इंस्टीट्यूशन है और ना रिकॉग्निशन है। और एक और नई चीज हमने अब सीखी है, कोई हमें आईना दिखाए तो झट से उसको बोलो एंटी नेशनल, राष्ट्रद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही। एक बहुत अनपढ़ किस्म की भीड़ है जो भारत के राष्ट्रीय जीवन पर छाती जा रही है, और ताकत उसकी बस बढ़ती ही जा रही है। और मुझे डर लगता है सोच करके कि इसका भारत राष्ट्र के लिए फिर क्या अर्थ है। आज से 10-20 साल पहले जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मैं देखता था कि लोगों को बुरा लगता था अगर उनको कुछ नहीं पता है, तो बेचारों में हीन भावना आ जाती थी। तब मैं कहा भी करता था कि इसमें इंफीरियर फील करने की कोई बात नहीं, हीनता मत अनुभव करो, कुछ नहीं आता तो जानो और आगे बढ़ो। पर वो शायद इतनी बुरी बात नहीं थी, क्योंकि तब लोगों को अपने अज्ञान पर कम से कम हीनता महसूस तो होती थी। अभी मामला बिल्कुल पलट चुका है। आज जो जितना ज्यादा अज्ञानी है वो उतनी ऐंठ में घूम रहा है। याद है मैंने कहा था गंवार स्वैग, इसी बात का स्वैग है कि हम गंवार हैं, और खुल के बोलेंगे ऐसा हम कुछ ना था, बस मार देंगे हम और तू कुछ ना कर पाएगा, पुलिस हमारी है। बस ये है। वहां धौंसी इस बात की है कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता, बात मत करना हमसे बहुत। तो कहां तो वो समय था कि किसी को कुछ नहीं आता था तो बेचारा लुक छिप के बच के चलता था, उसको कहना पड़ता था कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, डरो नहीं, शिक्षा हासिल करो, जानकारी बढ़ाओ, तुम भी आगे बढ़ सकते हो।
वहां से हम यहां पर आ गए हैं जहां ये एक तरह की उपलब्धि बन गया है, क्वालिफिकेशन बन गया है, मेडल बन गया है। क्या कि हम गंवार हैं। दूर हट जा। सड़क भी हमारी है, समाज भी हमारा है। मार देंगे। मोबोक्रेसी। और जो सब पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी भद्रता के बोझ तले दबे हुए हैं। हम शालीन लोग हैं, अब हम गुंडों के सामने थोड़े ही पढ़ेंगे। नहीं साहब, चीजें बहुत बदल गई। सचमुच अगर भारत से प्रेम हो तो गुंडों के सामने अब पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो भारत क्या हम गुंडों को सौंप देना चाहते हैं? पूछ रहा हूं आपसे, इतिहास जवाब मांगेगा। अपने राष्ट्र से प्रेम है कि नहीं? तो किसके सुपुर्द कर देना चाहते हो उसको? पीछे क्यों हट जाते हो? सड़क क्यों छोड़ देते हो? हक क्यों छोड़ देते हो? उन्हें क्यों हक दे दिया है परिभाषित करने का कि राष्ट्र माने क्या? राष्ट्र उनकी बपौती है। राष्ट्र हम परिभाषित करेंगे ना कि राष्ट्र माने क्या होता है। हम हैं ऋषियों के वंशज, हम जानते हैं राष्ट्र का अर्थ। तुम्हारे यहां तो थोड़ी सौंप देंगे राष्ट्र को। और जब राष्ट्र उनका हो जाता है तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हो। समझो इस बात को बहुत अच्छे से। इन मूर्खों का हो जाएगा अगर राष्ट्र, तो आप तो सिर्फ राष्ट्रद्रोही ही कहला सकते हो फिर। ठीक वैसे जैसे विभीषण को लंका द्रोही कहा गया था। लंका अगर रावण की है तो राम का प्रेमी तो राष्ट्रद्रोही ही कहलाएगा। ये सज्जनता हमें ले डूबी। प्रणाम आचार्य जी। एक अवलोकन है कि जो जितनी भी उटपटांग बातें करनी होती है, जैसे सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, तो जैसे स्त्रियों के प्रति कोई रूढ़िवादी मान्यता के साथ आ रहा है और कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है किसी भी जनरल डिस्कशन में, और अवैज्ञानिक बातें कर रहा है, और स्यूडो साइंस फैला हुआ है, सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं, तो अगर हम उसकी प्रोफाइल पे जाएं तो एक साझी बात है कि वो अपने साथ साथ हमारे धर्म को भी बदनाम कर रहा है, क्योंकि उसके प्रोफाइल पे लिखा रहेगा कोई तथाकथित धार्मिक श्लोक और हमारी भगवान का प्रोफाइल पिक्चर रहेगा। एक एकदम बहुत कॉमन है, मतलब अपनी शक्ल अपना ये नाम। हमारे लिए डूब मरने वाली बात है ना, कि जो सबसे मूर्खता की और सबसे गंदी, सबसे भद्दी, सबसे अश्लील बातें कर रहे होते हैं लोग, उन्होंने हमारे भगवानों को मोनोपोलाइज कर लिया। उन्हीं के प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा लिखा रहेगा सनातनी। सनातनी लिखने का हक हमें है ना। गीता को जिंदगी हम अर्पित कर रहे हैं ना, पर सनातनी उनकी प्रोफाइल पर लिखा रहेगा। ये हमने क्यों होने दिया है? ये आप पूछिए, आप बताइए। और मेरे मामले में तो ये निश्चित है, कोई अगर आकर मुझे गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है, आप उसकी प्रोफाइल पे जाइए, लगभग 100% तय है कि वहां पर आपको कोई श्लोक मिल जाएगा कि भारत देश महान है, संस्कृत में कुछ लिख दिया होगा, भगवा रंग लगा दिया होगा, कट्टर हिंदू लिख दिया होगा, प्रोफाइल पिक्चर में श्री राम का फोटो होगा, प्रोफाइल पिक्चर में भगवा झंडा या श्री राम का चित्र होगा। श्री राम का चित्र लगाने की योग्यता हमारी है। राम के भजन हम गाते हैं, अभी घंटे भर तक आप गा रहे थे।
तो ये हमारे लिए धिक्कार की बात है कि कौन ले गया हमारे रामों और कृष्णों को। ऊंचे से ऊंचे जो नाम थे वो हमने किसके सुपुर्द कर दिए। देखिए, बुद्धिजीवी बनकर ना धर्म को रिजेक्ट करना बहुत आसान है। मैं रिजेक्ट नहीं करना चाहता, मैं रिक्लेम करना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति का रास्ता था रिजेक्ट करने का, मैं असहमत हूं उस रास्ते से। जो हमें ऊंची से ऊंची बात हमारे विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों, ऋषियों ने दी है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में, मैं उसको रिजेक्ट क्यों कर दूं? क्यों रिजेक्ट कर दूं? मैं उसको रिक्लेम करूंगा ना, मैं उसे उस जगह पर बैठाऊंगा, उस ऊंचे आसन पर बैठाऊंगा जहां बैठने की वो बातें हकदार हैं। मैं क्यों कह दूं कि बुद्ध की बात ये व्यर्थ है, मुझे बुद्ध से लेना देना नहीं, मैं स्वयं मैं नहीं, मुझे बुद्ध को बुद्ध की जगह देनी है, मुझे कृष्ण को कृष्ण की जगह देनी है। और हमने बुद्धों और कृष्णों को देखिए किसको सौंप दिया है। और ये बात कृतज्ञता की भी होती है ना, कोई हमें एक बहुत ऊंची विरासत सौंप गया है, हम एहसान माने कि ना माने, या ये कह दे कि तुमने हमें जो कुछ सौंपा है हम उसे रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने हमें सौंपा है, प्रेम में सौंपा है, एहसान जताने के लिए उन्होंने नहीं सौंपा है, उन्होंने प्रेम में दिया है हमें कुछ। जो उन्होंने हमें प्रेम में दिया है हम उसका सम्मान करेंगे ना।